Good morning, student. This is Rajesh Srivastava, and you are watching Chinmay classes. And today I am going to discuss about the French Revolution and the idea of lesson. It is the first topic of the section, the rise of nationalism in Europe of 10th classes. And my first video about the introduction of the nationalism in Europe has been in my channel, and you can watch by logging Chinmay classes. And right now I am going to discuss the French Revolution and idea of nationalism. Before we start the French Revolution and idea of nationalism, I would like to discuss some new words which has been mentioned in your book on introductory page. What is this? Absolutism, and second, Utopian. Absolutism means when there is no check on the power of the king is called absolutism. Absolutism जब राजा के पावर पे कोई चेक न हो तो उस एब्सोल्यूटिज्म बोला जाता है। राजा अपनी मनमानी शासन करता है तो उसको एब्सोल्यूटिज्म बोला जाता है। एक आप लोगों ने फिल्म देखा होगा बाहुबली, उस फिल्म में महिष्मती की रानी जो है कहती है कि वचन ही मेरा शासन है। जब राजा का वचन शासन के तौर पे होता है, जो राजा जो कहे वही शासन होता है, तो वैसे शासन व्यवस्था को एब्सोल्यूटिज्म बोला जाता है और उस शासन को एब्सोल्यूट मोनार्क बोला जाता है। इसके बाद जो है सेकंड टर्मिनोलॉजी जो है यूटोपियन है। यूटोपियन जो है एक यूटोपियन टर्म जो है एक किताब लिखा गया था यूटोपिया, एक किताब लिखा गया था यूटोपिया। इसके राइटर थे थॉमस मोर एंड दिस बुक वाज रिटन in 1516 and it was published in 1551. यूटोपिया किताब लिखा गया था, एक फिक्सियस आइलैंड स्टोरी था, एक आइलैंड की सोसाइटी की कहानी थी, फिक्सियस कहानी थी, जिसमें थॉमस मोर ने ये दिखाया था कि जितने भी वहाँ के लोग हैं अपनी आइडियलिटी के मैक्सिमम या ऑप्टिमम पॉइंट को पाए हुए हैं। राजा है वो राज एकदम अच्छे ढंग से करता है, वहाँ की सब्जेक्ट जो है प्रजा जो है वो भी जो है राजा के प्रति टैक्स देती है, अच्छे ढंग से जीती है, जो है जिस लेवल पे है वो ऑप्टिमम लेवल पे है, आइडियलिटी के ऑप्टिमम लेवल पे है। तो इस यूटोपिया की किताब में जो सोसाइटी का वर्णन किया गया था उसी को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में एक टर्म ले लिया गया। जब भी कहीं देखा जाता आइडियलिटी अगर मैक्सिमम पॉइंट पे हो, ऑप्टिमम पॉइंट पे हो, तो वहाँ पे यूटोपियन टर्म हम लोग डाल देते हैं। एक इस किताब से यूटोपिया की किताब से, थॉमस मोर की किताब से लिया हुआ टर्म है। और जब आइडियलिटी अपने मैक्सिमम पोजीशन पे हो, जो हम ये मान के चलते हैं वैसी आइडियलिटी कहीं मिल नहीं सकती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका यूटोपियन बोलते हैं। इसके बाद से जो है आपका एक और टर्मिनोलॉजी आता है प्लेबिसाइट। ये तीन टर्म्स हैं जिसको जानना जरूरी है क्योंकि आने वाले टर्म में इसका यूज होगा। प्लेबिसाइट मतलब होता है रेफरेंडम, और रेफरेंडम का मतलब होता है कि जनमत संग्रह। जब आदमी जब जनमत संग्रह मतलब लोगों से पूछ के कोई शासन व्यवस्था सही है या गलत है, इस पे सिर्फ क्वेश्चन किया जाए, उसका जवाब मांगा जाए, तो उसको प्लेबिसाइट या रेफरेंडम बोला जाता है। इसमें राय नहीं मांगी जाती सही या गलत, यस नो में इसका जवाब दिया जाता है, उसी को रेफरेंडम बोला जाता है। इसमें राय कुछ नहीं मांगी जाती है, सिर्फ कहा जाता है इज इट राइट और रॉन्ग। तो जो लोगों का जवाब अगर राइट है तो ठीक है, रॉन्ग है तो ठीक है। इसमें राइट और रॉन्ग के आधार पर प्लेबिसाइट या रेफरेंडम इट इज रेफरेंडम इज सिनोनिम्स ऑफ प्लेबिसाइट, और इसमें राइट और रॉन्ग के आधार पर हम लोग जो है क्या करते हैं, इसका आंसर की तलाश करते हैं। आगे जो है अब टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी आ गई। मैं बार बार पिछले वीडियो में बोला था कि
द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आफ्टर कंक्लूजन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जहाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म होता है वहीं से शुरू होता है। अब जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पे समरी दे दूं कि वहाँ पे फ्रांस में जो है बोबॉन फैमिली का शासन चलता था, और बोबॉन फैमिली में लुई 16 के टाइम में एक रिवॉल्यूशन हुआ था, और उस रिवॉल्यूशन 1789 में रिवॉल्यूशन हुआ था, और उस रिवॉल्यूशन के बाद से जो है वहाँ पे एक सोवरेनिटी का चेंज, सोवरेनिटी मोनार्क से सोवरेनिटी ट्रांसफर होकर पीपल के पास चली गई थी, और ये जो है वहाँ पे जो है टोटल का टोटल फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ ही नेशनलिज्म का कंसेप्ट लोगों के भीतर डेवलप होना शुरू हुआ। इसी के बारे में पढ़ना है कि इमर्जेंस ऑफ, इसमें जो है इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म लोगों के बीच में कैसे डेवलप होता है ये जानना है, और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कैसे डेवलप हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म कैसे डेवलप हो इसको जानना है। यहाँ पे जो है सोवरेनिटी का ट्रांसफर होता है 1789 में, और इस आगे के जैसे जैसे रेफरेंसेस आएंगे हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की चर्चा करते जाएंगे। फिर आप लोग ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। मैं यहाँ पे एक कंसेप्ट दूं कि इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म के पीछे ला पैट्री एंड ली सिट्यून लास्ट पार्टी अर्ली सिट्यून का जो है ला पैट्री अर्ली सिट्यून का जो है कंसेप्ट जो है ये कहीं ना कहीं काम किया था। तो ला पैट्री का अर्थ होता है फादर लैंड, और ये फादरलैंड का कंसेप्ट जो है कहीं ना कहीं अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि फादरलैंड का कंसेप्ट जो है कैसे लोगों के बीच में नेशनलिज्म का कंसेप्ट डेवलप किया। फादरलैंड जैसे अगर किसी व्यक्ति के बीच में व्यक्ति को मालूम हो कि ये लैंड या ये कंट्री मेरे फादर से बिलोंग करती है, दूसरे आदमी का हो कि ये लैंड या जमीन जो है मेरे फादर से बिलोंग करती है, तो एक आदमी का कंट्री, एक व्यक्ति के फादर का कंट्री दूसरे व्यक्ति के फादर की कंट्री हो, तो वहां पे जो है दोनों व्यक्ति के बीच में एक क्या होता है, कॉमननेस डेवलप होता है कि ब्रदरहुड डेवलप होता है। फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट यहाँ पे डेवलप होता है। जब फादरलैंड का कंसेप्ट आता है तो फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट डेवलप होता है। ली सिट्यून का कंसेप्ट जो है, अगर एक व्यक्ति सपोज करो दो एक्स वाई जेड तीन व्यक्ति हैं, और तीनों व्यक्ति जो है फ्रांस के नागरिक हैं, तो ये तीनों के बीच में क्या होगा, कॉमननेस क्या होगा कि दे आर फ्रांसिस, और फ्रांसिस होंगे तो इन लोगों के बीच में क्या होगा, एक कॉमननेस डेवलप होगा। और कॉमननेस जो है कहीं ना कहीं कलेक्टिवनेस को बढ़ाता है, और उस कलेक्टिवनेस से जो है क्या होता है, कॉमननेस और कलेक्टिवनेस में डेवलप होता है, तो वहाँ पे जो है क्या होता है, नेशनलिज्म का कंसेप्ट डेवलप होता है, और लोगों के बीच में नेशन फॉर्मेशन का कंसेप्ट डेवलप होता है। यहाँ पे दो कंसेप्ट है आपका। उसके बाद से जो है लोगों के बीच में एक फ्रेंच फ्लैग यहाँ पे फ्रेंच फ्लैग। अब एक क्वेश्चन है, ले पैट्री ली सिट्यून ने लोगों के बीच में नेशनलिज्म का कंसेप्ट डेवलप किया कि फादरलैंड का कंसेप्ट है, तो फादरलैंड के कंसेप्ट से लोग जो है एक दूसरे से जुड़ना शुरू हुए। ली सिट्यून के कंसेप्ट से लोगों से जुड़ना शुरू हुए। फ्रेंच फ्लैग में भी जो है लोगों में यूनिफॉर्मिटी लाने का काम किया। लोग जो है ये सोचना शुरू करे कि ये फ्लैग मेरा है, ये मेरे देश का फ्लैग है। दूसरे व्यक्ति ने सोचा कि ये मेरे देश का फ्लैग है, ये हम लोग के द्वारा बनाया गया फ्लैग है, क्योंकि ये फ्लैग जो है ट्राई कलर फ्लैग था। और ये ट्राई कलर फ्लैग जो है रॉयल स्टैंडर्ड को रिप्लेस करके इसको बनाया गया था। रॉयल स्टैंडर्ड को रिप्लेस करके बनाया गया था, और इस रॉयल स्टैंडर्ड के रिप्लेसमेंट के कारण बाद जो बना था फ्रेंच फ्लैग, इसके कारण लोग इससे जो है एक इमोशनल लगाव डेवलप हो गया था। और इमोशनल लगाव जो है लोगों के बीच में कहीं ना कहीं जो है नेशनलिज्म का कंसेप्ट डेवलप करने का काम किया।
इसके बाद जो है स्टेट जनरल की चर्चा आती है। स्टेट जनरल के बारे में मैं बता दूं कि स्टेट जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी which has power to increase or decrease the taxes in France, and its first meeting was held in section 14, and after 175 year it was held in 1789 in the reign of लुई 16 को जब ये लगा कि पैसे की आवश्यकता है, देश कर्जे में डूबते जा रहा है, तो वहां पे इस राजा ने जो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई, और स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई 1789 में। ये 175 साल के बाद हुआ था, और स्टेट जनरल की मीटिंग 1789 में हुई, और इसमें जो डिस्प्यूट हुआ, तीनों स्टेट के मेंबर को लेके, वोटिंग को लेके डिस्प्यूट जो हुआ, वो जो है बाद में थर्ड स्टेट के लोग इसमें से निकल के एक नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन करते हैं। वो नेशनल असेंबली किस पे बेस्ड था? एडल्ट मेल फ्रेंचाइज पे था, जो एक्टिव सिटीजन वोट देते थे। वो एक्टिव सिटीजन के वोटिंग के आधार पर नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन हुआ। अब एक्टिव सिटीजन होते क्या थे? एक्टिव सिटीजन के बारे में बता दो कि फ्रांस में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, तो वहां पे 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद जो नेशनल असेंबली फॉर्मेशन हुआ, तो पूरे फ्रांस के नागरिकों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। वन वेयर एक्टिव सिटीजन एंड सेकंड पार्ट वेयर द पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन कौन थे? जो 25 ईयर से जिनका एज ज्यादा था, जो मेल थे, जो 3 डेज बेसिस के बराबर टैक्सेस देते थे, वो लोगों को एक्टिव सिटीजन रखा गया था। और वे लोग ऑल द फीमेल, पूरी की पूरी महिलाएं जो 25 साल से ऊपर हो, चाहे टैक्स देती हो या नहीं देती हो, जेंडर बेसिस के आधार पर जो महिलाओं को पैसिव सिटीजन रखा गया था। 25 साल से जितने भी कम एज के मेल फीमेल हैं वो पैसिव सिटीजन में थे। जो 3 दिन का टैक्स नहीं देते थे वो पैसिव सिटीजन में थे। तो फ्रांस के लोगों को जो है एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन में कन्वर्ट किया गया था। तो स्टेट जनरल की मीटिंग जो है, स्टेट जनरल जो है नेशनल असेंबली में कन्वर्ट हो गया, और एक्टिव सिटीजन पैसिव सिटीजन के लोग इसको जो नेशनल असेंबली का फंक्शन करते थे। जबकि नेशनल असेंबली लोगों के द्वारा चुना गए रिप्रेजेंटेटिव का असेंबली था, तब जो है ये नेशनल असेंबली ने कहीं ना कहीं फ्रांसीसी लोगों के बीच में जो है क्या किया, नेशनलिज्म का कंसेप्ट डेवलप करने का काम किया। इसके बाद जो है न्यू हिम्स, इसमें जो है न्यू हिम्स की चर्चा की गई। न्यू हिम्स में जो है, मैं इसको मिटा के आप लोगों को आगे का प्रोसीड कर रहा हूं। न्यू हिम्स मतलब ये जो है नए नए गाने जो बनने लगे लोग, इसमें जो है कॉमेमोरेशन ऑफ द मार्टायर, जो देश के लिए जो जान देते थे उसको कॉमेमोरेट, उसकी प्रशंसा की जाने लगी। और इस न्यू हिम्स ने लोगों को जोड़ने का काम किया। एक होता है कि इसी को जो है न्यू हिम्स को ही रोमांटिसिज्म का दर्जा दिया जाता है, जो एक जो है इमोशन एंड मस्टिक फीलिंग को डेवलप करता है। और न्यू हिम्स में जो है ये क्या किया जाने लगा, मार्टायरडम या बलिदान को जो है कॉमेमोरेट, प्रशंसा की जाने लगी। और इससे जो है लोग जो है एक दूसरे से जुड़ना शुरू हुए, और ये भी कहीं ना कहीं नेशनलिज्म के कंसेप्ट को जो है डेवलप करने का काम किया। इसके बाद जो है
एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जब जैकोबिन क्लब का शासन स्थापित होता है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का शासन होता है, तो पावर जो है सेंट्रलाइज हो गया। और पावर जब सेंट्रलाइज हो गया तो एक्शन फास्ट रेट से लिया जाने लगा गवर्नमेंट से, और इसके कारण जो है ये फास्ट एक्शन लिया जाने लगा, तो लोग जो है इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़ना शुरू किए। भले जो है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के शासन को जो है रेन ऑफ टेरर के नाम से ही आतंक के राज के नाम से जाना जाता है, लेकिन सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लोगों को जोड़ने का काम किया। इसके बाद जो है रीजनल डायलेक्ट्स की जगह पे जो है रीजनल डायलेक्ट्स की जगह पे फ्रेंच लैंग्वेज का प्रमोशन किया जाने लगा। वहां पे जो है जितने भी रीजनल डायलेक्ट्स का मतलब होता है कि लोकल जो है लोकल बातचीत भाषा जो होती थी उसको खत्म करके नेशनल लैंग्वेज के तौर पे जो है फ्रांच लैंग्वेज को लोग प्रमोट करना शुरू कर दिए थे। और इस फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट से ये हुआ कि लोगों के बीच में जो है कॉमननेस डेवलप हुआ, क्योंकि सबकी भाषा जब एक होती है तो उस देश में कॉमननेस डेवलप हो ही जाता है। ये जो है रीजनल डायलेक्ट्स के जगह पे जब नेशनल लैंग्वेज होता है तो उससे कॉमननेस डेवलप होती है। हर देश का जो है अपना अपना नेशनल लैंग्वेज होता है, जो कहीं ना कहीं उस देश के लोगों को जोड़ने का काम करता है। तो वहाँ पे जो है फ्रांस में रीजनल डायलेक्ट्स को की जगह पे जो है फ्रेंच लैंग्वेज को तवज्जो दी जाने लगी और उसको जो है इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा, और फ्रेंच को जो है नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। जो हम लोग ने अभी तक पढ़ा, जैसे ला फैक्ट्री, लेसिटियोन, फ्रेंच फ्लैग, स्टेट जनरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट जनरल फ्रॉम नेशनल असेंबली, और उसके बाद से जो है न्यू हिम्स, मर्टाइल कमेमोरेशन, एंड उसके बाद जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उसके बाद रीजनल डायलेक्ट्स की जगह पर जो फ्रेंच लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज का जो है इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा। ये सारे फैक्टर जो है फ्रांस में कहीं ना कहीं नेशनलिज्म के कंसेप्ट को जो है डेवलप करने में कहीं ना कहीं मददगार साबित हुए, और ये जो है नेशनलिज्म को प्रमोट करने का काम किया। इसके बाद जो है अब यहाँ तक क्लियर हो चुका कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन और आइडिया ऑफ नेशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के द्वारा जो है यूरोप में नेशनलिज्म के कंसेप्ट कैसे डेवलप हुआ, और नेशनलिज्म के कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए जो है कहीं ना कहीं वो फैक्टर क्या अब्स्ट्रैक्ट फैक्टर बहुत ज्यादा काम करते हैं, और यही अब्स्ट्रैक्ट फैक्टर जो है ये लोगों के बीच में नेशनलिज्म का कंसेप्ट डेवलप किए। इसके बाद जो है मैं अगला पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि यूरोप के लोगों के बीच में इसका क्या प्रभाव पड़ा। जो घटनाएं जो घट रही थी लोगों के बीच में, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो है नेशनलिज्म का कंसेप्ट डेवलप हो रहा था, इससे प्रभावित हो कि जो है यूरोप के अदर कंट्रीज में, जैसे आपका हॉलैंड हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ, बेल्जियम हुआ, इन सारे देशों में जैकोबिन क्लब का फॉर्मेशन किया जाने लगा। जैकोबिन क्लब, ये जैकोबिन क्लब जो था ये लिबर्टी का एक सूचक था कि हमने जैकोबिन क्लब का फॉर्मेशन कर लिया तो यहाँ पे हम लिबर्टी गेन कर लिया, हमने इंडिपेंडेंट को गेन कर लिया। यू नो वेरी वेल, 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, चाहे आप लोगों ने कहीं सुना होगा कि इंडिया में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है अपने राज में जैकोबिन क्लब का फॉर्मेशन किया था, जैकोबिन ट्री भी लगाया था। तो इसका मतलब था कि वो अंग्रेजों की सत्ता को नहीं मानता था, वो इंडिपेंडेंट था। जैकोबिन क्लब का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया था पूरे यूरोप में, वहां के डेस्पोटिक मोनार्क के अगेंस्ट में। इसके बाद जो है एक जैकोबिन क्लब के फॉर्मेशन के बाद जो जैकोबिन राज खत्म होता है तो डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस में चलता है, और उस डायरेक्टरी रूल्स में 5 डायरेक्टर्स जो है 5 डायरेक्टर्स फ्रांस में शासन करते हैं। उस 5 डायरेक्टर के शासन के दौरान जो है इन लोगों के बीच में डिस्प्यूट डेवलप होता है। इस 5 डायरेक्टर्स, जिसको डायरेक्टरी रूल्स भी आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, इस 5 डायरेक्टर्स के बीच में डिस्प्यूट डेवलप होता है,
और इसका फायदा उठा के एक वहां पे आदमी है नेपोलियन जो है अपने आप को इमर्ज कर लेता है। फिर भी जो है 1798 में नेपोलियन को वहां से हटा के इजिप्ट भेज दिया जाता है। डायरेक्टर्स लोग भेज देते हैं कि इजिप्ट से लड़ाई में कि वहां पे इसका जो है लाइफ पीरियड खत्म हो जाएगा। लेकिन ये इजिप्ट के युद्ध को जीत के जो है रिटर्न होता है तो 5 डायरेक्टर्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होता है और इस डिस्प्यूट का फायदा उठा के 1804 में ये नेपोलियन जो है फ्रांस का जो है राजा घोषित हो जाता है और अब फ्रांस का एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लेता है। और जो नेपोलियन फ्रीडम का सपोर्टर था वही नेपोलियन जो फ्रीडम को सप्रेस करके वहां पे जो है एक फिर से जो है मोनार्कियल सिस्टम को लागू करता, खुद को इम्पेयर घोषित कर लेता। थोड़ा सा मैं नेपोलियन के बारे में बता दूं कि नेपोलियन जो था ये नेपोलियन बोनापार्ट कार्लोस बोनापार्ट का बेटा था और बचपन में इसकी मां मर गई थी। इसका चेहरा जो है गर्लिश फेस था। गर्लिश फेस मतलब होता लड़कियों की तरह इसका चेहरा था और इसके क्लासेस में जो बच्चे जो है इसको बहुत चिढ़ाते थे इसके चेहरे के कारण। और साई नेचर का एक लड़का था और इसके फादर ने सेकंड शादी करने के बाद जो है अपनी स्टेप मदर से इसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं था। फादर ने किसी तरह पैरवी करा के इसका एडमिशन जो है एक मिलिट्री स्कूल में करा दिया और उस मिलिट्री स्कूल में वो अपने आप को वहां बताता था कि हम नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो है वो नोबल था नहीं। और बाद में जब उसके जो दोस्त थे उन लोगों को पता चला कि नोबल नहीं तो इसको बहुत चिढ़ाते थे और इसको जो है बहुत परेशान करते थे, टॉर्चर करते थे। इस कारण नेपोलियन को जो है नोबल फैमिली से नफरत हो गई थी और ये साइनस जो है एक जो है माइंड में उसकी टेरर के रूप में कन्वर्ट हो गया था और वो इतना नोबल फैमिली से इतना नफरत करता था कि जब ये 1804 में राजा बना तो इसने जो है एक नेपोलियनिक कोड जारी किया जिसको जो है जिसको सिविल कोड भी बोला जाता है। सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियनिक कोड बोलो या सिविल कोड ऑफ 1804 बोला जाता है। इस नेपोलियनिक कोड में जो है उसने जो भी किया फ्रीडम को खत्म कर दिया, लिबर्टी को खत्म कर दिया, लेकिन एक काम उसने बहुत अच्छा किया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था में एक रिवोल्यूशनरी चेंजेस लाया था। और उसने जो नेपोलियनिक कोड जारी किया उसमें सबसे पहला जो है एक सीबीएसई बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि व्हाट डू मीन बाय नेपोलियनिक कोड, व्हाट वाज द नेपोलियनिक कोड, व्हाट वाज द सिविल कोड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। एनटीएससी के क्वेश्चन में भी जो है एनटीएससी में जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था नेपोलियनिक कोड के बारे में, उसका फीचर दे देता है। इसके पहले जो है मैंने चर्चा किया था आपका जो है एब्सोल्यूटिज्म के बारे में, उसके बाद संयुक्त नहीं, वो भी उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेपोलियनिक कोड ने जो है 1804 में नेपोलियन ने जो है क्या किया था, अपना सिविल कोड जारी किया था। और सिविल कोड में था पहला 3 इसका फीचर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, डिड अवे द प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ। डिड अवे का मतलब होता है कि एबोलिशमेंट। इसने जो है प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ को एबोलिश किया। सबसे पहला काम किया कि इसने जो प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ को खत्म किया। प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ होता क्या है, ये नॉट ओनली इन इंडिया बट इन होल यूरोप आपके जन्म के साथ ही आपको प्रिविलेज मिल जाते थे, जो जिसको हम लोग इंडिया में कास्टिज्म बोला जाता है, वही कंसेप्ट जो है यूरोप में भी था। और बच्चे के जन्म के साथ ही उसका जो है उसका प्रोफेशन, उसकी प्रिविलेज पहले निर्धारित कर दी जाती थी। और अगर क्लर्जी का बच्चा है, वो ड्रिंकार्ड है, पढ़ने लिखने में ठीक नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, फिर भी जो उसको जो समाज में प्रिविलेज मिला जाता था, उसको जो है इसने जो है खत्म किया, डिड अवे द प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ। उसके बाद जो है एस्टेब्लिश इक्वलिटी
इक्वलिटी बिफोर लॉ। सेकंड जो है एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ। और दूसरा इसका काम था कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, लोगों को जो है इक्वल करने का काम किया लॉ के सामने। इसके पहले जो भी था अकॉर्डिंग टू कास्ट, अकॉर्डिंग टू क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेट उनको ट्रीटमेंट दिया जाता था। और इसको जो है उसने खत्म कर दिया, बोला कि जो है लॉ के सामने, कानून के सामने ईच एंड एवरी पर्सन whether they belongs to first state, whether they belong to second state, whether they belong to third state, all are equal before the law। और इसने जो है एक काम किया, establish the equality before law। उसके बाद जो है established the right to property as fundamental right, as fundamental rights। नेपोलियन के आने के पहले जो है पूरे यूरोप में आपका जो है राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो एक लीगल राइट के तौर पे था। और जब चाहे तो राजा जो था या रूलिंग बॉडी कोई भी होता था वो आपकी प्रॉपर्टी को ले लेता था। लेकिन नेपोलियन ने आने के बाद जो है बोला कि आप अपनी लाइफ में जो भी अर्निंग करते हैं उस अर्निंग, वो आपका अर्निंग जो है आपका फंडामेंटल राइट रहेगा, लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं रहेगा। कोई भी राजा जो है आपके राइट को जो है छीने नहीं सकता है। ये जो है नेपोलियनिक कोड थे। और नेपोलियनिक कोड के द्वारा जो है इसने जो है सुधार किया। और इस सुधार के बाद से जो है फ्रांस में जो सुधार हुए, ये इसका स्पीड पूरे यूरोप पे पूरा स्पीड होना शुरू हो गया कि नेपोलियन ने ऐसा सुधार किया। नेपोलियन ने पूरे फ्रांस में जो सुधार किए हैं, इक्वल मेजरमेंट लाया था। आपकी जो फ्रांस में जो है करेंसी अलग अलग थे उसको खत्म किया था, इक्वली मेजरमेंट का सिस्टम ठीक किया था, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था लगाया था। इस सारे जो है स्पीड अप हुए पूरे यूरोप में। लोग जो है नेपोलियन की सेना को जो है बुलाते थे कि आप आइए और मेरे देश पे आक्रमण कीजिए। लोगों का न्योता आना शुरू हुआ कि मेरे देश में आइए, वहाँ के डेस्पोट या ऑटोक्रेटिक राजा को जो है हटा के यहाँ पे जो है आप जो है नेपोलियन अपना शासन स्थापित कीजिए, जिसमें जो है लोगों को जो है प्रिविलेज वेस्टर्न रिवर्स मिलेगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ मिलेगा, राइट टू प्रॉपर्टी मिलेगा। और इसके पहले इसने एक और काम किया था जो लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया यूरोप के लोगों को, वो जो है दो चीज और बता दूं। एबोलिशमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म का एबोलिशमेंट किया था इसने जो है जितने भी वेस्टर्न यूरोप में। फ्यूडलिज्म होता क्या, थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि एक यूरोप में एक व्यवस्था थी जिसमें एक किंग जिसका राज्य बहुत बड़ा होता था अपने राज्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता था। जो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता था और छोटे छोटे किंगडम में एक आदमी को अपॉइंट करता था जिसको फीफ बोला जाता था, फीफ। और वो फीफ जो होते थे उनको राइट मिलता था कि उस पार्टिकुलर एरिया में 3 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में या 2 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फीफ लोगों को टैक्स वसूलने का राइट दिया जाता था। ये जो टैक्स वसूलते थे लोगों से, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उसको वहां पे जो है फी बोला जाता था। जो आप लोग स्कूल में फी देते हैं, ये टर्मिनोलॉजी जो है फ्यूडलिज्म से आई हुई है। जो फीफ, जो छोटे जमींदार जो होते थे, तो यहाँ के टर्म में, इंडिया के टर्म में जमींदार, लेकिन वहाँ पे फी बोला जाता था। वो लोग जो फी कलेक्ट करते थे और वो फी का हिस्सा जो है राजा को पहुंचाते थे, कुछ हिस्सा राजा को पहुंचाते थे और कुछ हिस्सा इनको रखना पड़ता था। और इसके बदले में राजा जो है क्या करता था, ये फी के बदले में जो फी रखते थे, कुछ सैनिकों को जो है
ट्रूप्स को, ये लोगों को जो है खर्चा चला के जो है रखना पड़ता था। जब राजा को जरूरत होती तो ये ट्रूप्स जो है राजा के पास पहुंचा दिए जाते थे। तो इसी व्यवस्था को फ्यूडलिज्म बोला जाता था। ये फ्यूडलिज्म में गलती क्या थी? गलती ये थी कि ये फीफ जो होते थे, जो फी कलेक्ट करते थे कल्टीवेटर से, छोटे पीजेंट से या बड़े पीजेंट से, फीफ जो फी कलेक्ट करते थे, जो बहुत ज्यादा मात्रा में टॉर्चरिंग करके या एक्सप्लॉयटेशन करके जो ज्यादा से ज्यादा फी कलेक्ट करते थे, क्योंकि इनको अपना परसेंटेज ऑफ मार्जिन बढ़ाने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा फी कलेक्ट करते थे। इससे हुआ क्या कि छोटे कल्टीवेटर्स का एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होना शुरू हो गया। छोटे कल्टीवेटर्स का जब एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा शुरू हुआ तो लोग जो है इस फ्यूडल सिस्टम से नफरत करना शुरू कर दिए थे। छोटे कल्टीवेटर्स या थर्ड स्टेट के लोग जो है इस फ्यूडल सिस्टम से ये लोग जो है नफरत करना शुरू कर दिए थे और नेपोलियन ने इस फ्यूडलिज्म सिस्टम को भी एबोलिश किया। और इसके बाद एक और आता है सर्फडम। सर्फडम जो है ईस्टर्न यूरोप में सर्फडम सिस्टम था और कुछ वेस्टर्न यूरोप साइड में भी आपके सर्फडम सिस्टम थे। सर्फडम होता है कि इसको हिंदी में बोला जाता है एग्रीकल्चर स्लेव, एग्रीकल्चरल स्लेव, जो कृषि दास, इसको हिंदी में कृषि दास बोला जाता है। इनका काम था कि ये लोग जो है किसी लैंडलॉर्ड के अंडर में काम करते थे और इनकी पूरी जिंदगी जो है एक स्लेव, एक दास के तौर पे गुजर जाती थी और ये पूरा का पूरा अपना लाइफ जो है एज ए स्लेव काम करते थे और राजा लैंडलॉर्ड को ये अपनी सेवा देते थे। और इनको जो है एक लैंडलॉर्ड दूसरे लैंडलॉर्ड को जो है कि ये लोग सेल भी कर सकते थे, परचेज भी कर सकते थे, इनकी खरीद बिक्री होती थी। एक एग्रीकल्चर स्लेव होते थे जिसको जो है इसने जो है एबोलिश करने का काम किया। वैसे आप लोगों ने जो रशियन रिवॉल्यूशन में पढ़ा होगा 1861 में सर्फडम को आपको जो है रशिया से एबोलिश किया गया था। उसके पहले जो है नेपोलियन ने इसको खत्म करने का प्रयास किया। ये सारी सिस्टम खत्म होने के बाद जो है लोगों को लगा कि बहुत अच्छा सिस्टम ये शुरू किया है और इसका जो है डिमांड जो है पूरे यूरोप में डिमांड होने लगा। और डिमांड होने के कारण जो है यूरोप के दूसरे देशों के लोग जो है फ्रेंच आर्मी को, फ्रांसीसी आर्मी को जो है फ्रेंच आर्मी को ये लोग जो है एक हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी के तौर पे देखना शुरू कर दिया। हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी मतलब होता है अग्रदूत, जो आगे चलने वाला। लिबर्टी के वो लोग जो पोषक के तौर पे देखने लगे और इनका वेलकम करना शुरू कर दिया। घटना घटी क्या, लेकिन जो है ये और जो लोग इनका स्वागत कर रहे थे कुछ समय के बाद रिएक्शन उनका जो अपोजिट होना शुरू हुआ। अपोजिट कैसे होना शुरू हुआ? जो लोग हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी के तौर पे वेलकम कर रहे थे वो नेपोलियन की एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था के खिलाफ में जो विद्रोह करना शुरू कर दिया। और वो विद्रोह जो है इतना भयानक हुआ कि नेपोलियन को जो है धीरे धीरे अपने एक एक राज्य को छोड़ना पड़ा। अब इसके पीछे कारण क्या था? सबसे बड़ा क्वेश्चन राइज होता है कि अगर कोई किसी कंट्री के लोग जो है किसी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था को, किसी मिलिट्री ट्रूप्स का वेलकम करते हैं या किसी मोनार्क का वेलकम करते हैं, उससे अनवार्ड क्यों हो जाते हैं, रिलेक्टेंट्स क्यों हो जाते हैं? तो रिलेक्टेंट्स होने के पीछे कारण क्या था कि नेपोलियन ने जिस राज्य पे शासन स्थापित किया था वहां पे अपने रिलेटिव्स को जो है एज ए रूलर इस्टेब्लिश कर दिया था। वो पुराने मोनार्क को खत्म करके वहां पे अपने रिलेटिव्स को राजा बना दिया था। रिलेटिव्स को राजा बनाने के बाद जो है जब वो फ्रांस की तरफ रिटर्न होता था तो वहाँ के रिलेटिव जो है अपने बेनिफिट को इंक्रीज करने के लिए वहाँ के लोगों पे टैक्स का इंक्रीज करना शुरू कर देते थे। इंक्रीजमेंट ऑफ टैक्स के कारण जो है लोग जो है परेशान होना शुरू हो गए। उनको जो है लिबर्टी का स्वाद अब कड़वा लगने लगा, क्योंकि जो है उनके टैक्स इंक्रीजमेंट में जो है उनका रोजी रोटी जो है
टैक्स के कारण जो है उनके घर का जो है अनाज है टैक्स के रूप में जाना शुरू हो गया था। और नेपोलियन ने अपने पूरे लाइफ में जो है जो उसका जो है एज ए इम्परर लाइफ था 1804 से लेके 1815 तक, वो पूरे 11 साल तक लड़ाई लड़ता था। और उस लड़ाई लड़ने के दौरान जो है उसको पैसे की आवश्यकता थी, सैनिक की आवश्यकता थी। पैसे और सैनिक की आवश्यकता के पूरा करने के लिए उसने जो है एक फोर्स कंस्क्रिप्शन कार्यक्रम चला। फोर्स कंस्क्रिप्शन होता क्या है? जब किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को जबरदस्ती सैनिक में भर्ती कराया जाता है तो उसको फोर्स कंस्क्रिप्शन बोला जाता है। और इस फोर्स कंस्क्रिप्शन के कारण हो सकता है कि कोई स्वस्थ व्यक्ति जो डॉक्टर बनना चाहता, कोई इंजीनियर बनना चाहता, लेकिन नेपोलियन उन लोगों को जबरदस्ती सैनिक बनाने के लिए बनाता था। अब इससे जो है वहाँ के लोग अनवार्ड हो गए और टैक्स इंक्रीजमेंट के कारण अनवार्ड हो गए, और इनके जो रिलेटिव जो राजा बने थे उसके कारण अनवार्ड हो गए, और धीरे 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 विद्रोह होना शुरू हो गया। और एक जो है लेप्जिग में जो है 1813 में लड़ाई हुई थी, और लेप्जिग के वार में जो है नेपोलियन हारा। उसके बाद से एक करके उसके जो है राज्य जो है धीरे 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 उस करके जो है उसके क्या बोलते हैं उसके कंट्रोल से बाहर होना शुरू हो गया, हटना शुरू हो गया। और हुआ क्या कि 1815 में वाटरलू के युद्ध में वेलिंगटन के कमांडरशिप में वेलिंगटन जो था आपके यहाँ का जो एक वायसराय थे, नहीं गवर्नर जनरल थे, शायद उनका वारेन हेस्टिंग्स का छोटा भाई, वारेन हेस्टिंग्स से एक छोटा भाई था। और वेलिंगटन ने जो है लड़ाई लड़ी थी, और उसमें रसिया, प्रसिया, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड की यूनाइटेड सेना ने नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में हराया। और वाटरलू के युद्ध में हारने के बाद जो है वहाँ पे पूरे के पूरे यूरोप से जो है नेपोलियन का कंट्रोल खत्म होता है, और वहाँ पे सेंट हेलेना पे इसको जो है नेपोलियन को भेज दिया जाता है एज ए कैपिटल पनिशमेंट के तौर पे। और नेपोलियन के साथ ही जो है नेपोलियनिक ईरा का खत्म होता है, और ये चैप्टर जो है यहीं पे खत्म होता है। बिफोर कंक्लूजन आई वुड लाइक टू सजेस्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगला टॉपिक मैं लेकर आऊँगा फिर जो है मेरा वीडियो फिर आएगा। थैंक यू वेरी मच।